हेलो एमएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर पे। ओके, तो देखिए आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी चल रही थी, यानी कि वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी हम स्टार्ट कर चुके थे, जिसके हम लोग 11th लेक्चर पे पहुंच चुके हैं। और आज के लेक्चर पे हमने बात करनी है, हमारा वो प्रीवियस टॉपिक जो चल रहा था उसी को हम आगे को कंटिन्यू करने वाले हैं, जो है आपका शेप एंड सिमेट्री के बारे में हमने बात करनी है, वो भी कौन से मॉलिक्यूल के लिए। आज हम बात करेंगे AB4 टाइप के मॉलिक्यूल के लिए। जैसे हमने क्या प्रीवियस लेक्चर पे AB2 AB3 टाइप के मॉलिक्यूल्स को कवर कर लिया था, वैसे ही आज 11th लेक्चर पे हम बात करेंगे AB4 टाइप के मॉलिक्यूल के लिए। तो आपने क्या करना है, मैं आपको ऑलरेडी 2 लेक्चर्स पे बता चुकी हूँ। आपने क्या करना है, आपने AB4, देखो ये क्या है, कोई मॉलिक्यूल नहीं होता, ये होती है एक क्लास। इसके अंदर आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आते हैं। तो उन मॉलिक्यूल्स के लिए आपने क्या करना है, पहले आप शेप डिटरमाइन करेंगे। शेप कैसे करेंगे मैंने बताया, VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग पहले आप शेप डिटरमाइन करेंगे। देन हम इस टाइप के मॉलिक्यूल जो इन क्लास के अंदर आते हैं, इनके लिए सिमेट्री को डिटरमाइन करेंगे कि इनकी सिमेट्री क्या होगी। और सिमेट्री कैसे डिटरमाइन करेंगे, पॉइंट ग्रुप की हेल्प से। ओके, तो ग्रुप थ्योरी के अंदर जो आप पॉइंट ग्रुप पढ़ते थे, उस पॉइंट ग्रुप की हेल्प से आप सिमेट्री को डिटरमाइन करेंगे। एंड देन लास्टली आपको क्या करना है, आप देखिए ये सारे के सारे मॉलिक्यूल AB2 AB3 AB4 मैं आपको फर्स्ट लेक्चर पे ही बता चुकी हूँ, ये सारे के सारे पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल है। और आपको पता है पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल में आपको नंबर ऑफ वाइब्रेशन मिलते हैं। बट अगर नंबर ऑफ वाइब्रेशन मिलते हैं तो आपने उन नंबर ऑफ वाइब्रेशन को कैलकुलेट करना, और आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम की हेल्प से। ओके, और देखो जब आप डिग्री ऑफ फ्रीडम की हेल्प से नंबर ऑफ वाइब्रेशन को निकाल लेंगे, तो आपको ये भी पता है वाइब्रेशन तो अलग अलग टाइप के होते हैं। मोड ऑफ वाइब्रेशन भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो आपको पता है वाइब्रेशन अलग अलग टाइप के होते हैं, मे बी आपका स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन हो, मे बी आपका बेंडिंग वाइब्रेशन हो। ओके, तो आपने क्या करना है, ये भी चेक करके बताना है कि आपका जो पर्टिकुलर, हम एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेके चीजों पे बात करेंगे, तो उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितने हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन आपने पता भी कर लिए, देन आप पता करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन कितने हैं और टोटल नंबर ऑफ बेंडिंग वाइब्रेशन कितने हैं। और ये भी जब आप पता करेंगे, तो इनके लिए वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी को भी हमने डिटरमाइन करना है। इतनी चीज क्लियर है, तो हमने ये सारी चीजें आज के लेक्चर पर करनी है। ओके, अब देखो AB4 मैंने आपको पहले ही बोला स्टार्टिंग में कि AB4 आपका कोई मॉलिक्यूल नहीं होता, ये एक क्लास होती है। इसका मतलब क्या है, देखिए ना, AB4 आपको एक रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है कि इसके अंदर आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर सकते हैं। बट कौन से मॉलिक्यूल, जिनका नंबर ऑफ एटम AB4 के इक्वल है। तो देखो AB4 एक टाइप का मॉलिक्यूल है तो वो एटम के कॉम्बिनेशन से बना होगा। तो आप यहाँ नंबर ऑफ एटम काउंट कीजिए, आपको मिलेंगे 5। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें टोटल नंबर ऑफ एटम 5 है, वही मॉलिक्यूल इस क्लास के अंदर निकल सकते हैं, और उन्हीं के बारे में आज हमने बात करना है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं मीथेन, आपका मीथेन जो मॉलिक्यूल है, इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम बताइए 5 है। इट मींस मीथेन को भी आप AB4 के अंदर रखेंगे। अगर मैं बोलूं अमोनिया, अगर आप अमोनिया को देखेंगे, तो अमोनिया में टोटल नंबर ऑफ एटम आपको कितने मिल रहे हैं, 4। ओके, तो क्या ये AB4 के अंदर एग्जिस्ट करेगा, नहीं। AB4 को कौन से एटम, कौन से मॉलिक्यूल चाहिए जिनमें टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो, 5। तो ये अमोनिया क्या है, AB4 के अंदर नहीं, ये आएगा AB3 के अंदर, क्योंकि AB3 में टोटल नंबर ऑफ एटम होते हैं आपके 4। इतनी चीज क्लियर है। तो हमने क्या, सिर्फ वो मॉलिक्यूल के बारे में आज बात करनी है जो कि AB4 के अंदर है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ एटम 5 के इक्वल हो। इतनी चीज क्लियर है। अब हम पर्टिकुलरली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज हम देखते हैं AB4 टाइप के मॉलिक्यूल्स के लिए। तो अभी हम पहले सारी चीजें बोलेंगे, पहले हम बोलेंगे AB4 के लिए शेप क्या होगा, सिमेट्री क्या होगा, देन पर्टिकुलर एक एग्जांपल लेके वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी वगैरह देखेंगे। ओके, तो देखो AB4 जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके लिए जनरली आप अगर शेप की बात करेंगे, तो VSEPR ये बोलती है कि AB4 टाइप के मॉलिक्यूल जनरली 2 टाइप का स्ट्रक्चर आपको देते हैं। एक तो सिंपल है आपका टेट्राहेड्रल, जो आपने मीथेन पे भी आप देखते हैं जनरली, और दूसरा है आपका स्क्वायर पिरामिडल। तो आप देखिए आपका जो टेट्राहेड्रल है, अभी मैं आपको और चीजें भी बताऊंगी। आप देखिए टेट्राहेड्रल में आपको नंबर ऑफ एटम कितने मिलेंगे, आपको ऑब्वियस सी बात है 5 मिलेंगे। एक ये हो गया, 2 ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, और पांचवा ये है। ओके, बट इसको मैं एक अलग तरीके से भी तो लिख सकती हूँ। इसके लिए मैं एक दूसरा शेप बता दूंगी, वो होगा आपका स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर क्या है, आपका प्लेनर स्ट्रक्चर है, यानी कि पूरा ऑन द प्लेन होगा, और इसका शेप जो होगा वो स्क्वायर जैसा होगा। तो यहाँ नंबर ऑफ एटम देखो, अभी भी आपको टोटल नंबर ऑफ एटम कितने मिल रहे हैं, 5। यानी कि AB4 टाइप के जो मॉलिक्यूल है, वो 2 टाइप का शेप एग्जिस्ट कर सकते हैं। ओके, अब आप क्या कीजिएगा, इनका एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं जो आपका मीथेन है, आपको पता है मीथेन तो बहुत अच्छा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है, तो मीथेन का आप एग्जांपल बता सकते हैं कि मीथेन में क्या होता है, आपको टेट्राहेड्रल देखने को मिलेगा। ओके, दूसरा अगर मैं स्क्वायर प्लेनर की बात करूं, तो आप स्क्वायर प्लेनर का एग्जांपल बता सकते हैं। जैसे हो गया CH2Cl2। CH2Cl2 क्या है, कभी भी आपको टेट्राहेड्रल के केस में नहीं मिलेगा, ये आपको स्क्वायर प्लेनर के केस में मिलेगा, जिसमें आपका क्या होगा, कार्बन तो एज अ सेंटर में प्रेजेंट होगा, और ये हाइड्रोजन यहाँ पे, Cl यहाँ पर ऐसे करके प्रेजेंट होंगे। ओके, तो आप बोल सकते हैं कि आपका जो ये AB4 टाइप के मॉलिक्यूल है, वो जनरली अकॉर्डिंग टू VSEPR, अगर आप इनका शेप डिटेक्ट करना चाहे, तो आपको ये 2 शेप में मिलेंगे।
एक होगा टेट्राहेड्रल, दूसरा होगा स्क्वायर प्लेनर, आप इनका रिप्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं। ओके, तो पहली चीज हुई। दूसरी चीज आप बात करने वाले हैं सिमेट्री पे, तो इन टाइप के मॉलिक्यूल के लिए सिमेट्री क्या होगी? तो मैंने क्या बोला, सिमेट्री कैसे पता चलेगी? जब आप इनका क्या निकालेंगे, पॉइंट ग्रुप। तो पॉइंट ग्रुप आप इनका नहीं निकालते, पॉइंट ग्रुप इनका जब आप इनका रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं, मतलब आपके लिए देखो, सपोज मैं बोलूं यहाँ पर को देखो, रिप्रेजेंटेशन ही मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, जो आपका ये टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है ना, ये आप तीन तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और स्क्वायर प्लेनर एक ही फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा। तो ये चार आपको रिप्रेजेंटेशन मिल रहे हैं इन दोनों स्ट्रक्चर शेप के लिए, तो आप चारों का निकालेंगे पॉइंट ग्रुप। ओके, तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, आप ध्यान से सुनेगा। तो अगर मैं आपको बोलूं कि ये आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, ओके, और अगर इस टेट्राहेड्रल में जो ये बॉन्ड लेंथ है, ये वाली जो बॉन्ड लेंथ है, ये अगर क्या है, ये बॉन्ड लेंथ जो बाकी नीचे की ये बॉन्ड लेंथ है इनके इक्वल है, देन आपका ये पहला केस अराइज है। ये बोल रहा है ऊपर वाली जो ये बॉन्ड लेंथ है, जिसे आप एक्सियल बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आपकी एक्सियल बॉन्ड लेंथ है, इसे आप एक्स का नाम ले रहे हैं, बची हुई नीचे वाली बॉन्ड लेंथ को आप वाई का नाम ले रहे हैं। तो पहले केस में बोल रहा है मे बी ये बॉन्ड लेंथ आपकी इक्वल हो, तो आपका एक पहला रिप्रेजेंटेशन बन जाएगा। ओके, तो दूसरे रिप्रेजेंटेशन में ये क्या बोल रहा है कि आपकी जो ये एक्स बॉन्ड लेंथ है ना, ये आपके वाई बॉन्ड लेंथ के इक्वल नहीं है, यानी कि मे बी आपकी एक्स वाली लंबी हो, मे बी आपकी वाई वाली लंबी हो, बट जो भी होगी, बट ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। तो ऐसा केस बनेगा, तो आपको एक और स्ट्रक्चर मिल जाएगा, एक और शेप मिल जाएगा। तो इसी के क्या है, दो रिप्रेजेंटेशन आपको मिल गए। और एक तीसरा रिप्रेजेंटेशन ये मिलेगा, ये बोल रहा है कि यहाँ पे जो आपका बॉन्ड एंगल होगा ना, इसके केस में और इनके केस में, अगर आपका क्या हो ना, आपकी बॉन्ड लेंथ में मतलब यहाँ पर को आपका बॉन्ड एंगल मैच कर रहा होगा। ओके, यहाँ दोनों केस में बॉन्ड एंगल मैच कर रहा है, लेकिन तीसरे केस में ये बोल रहा है कि ना आपकी बॉन्ड लेंथ बिल्कुल मैच कर रही है, यानी कि ना x इज इक्वल टू वाई है, ना ये अल्फा इज इक्वल टू बीटा है, यानी कि ना इनका एंगल मैच कर रहा है, ना इनकी बॉन्ड लेंथ मैच कर रही है, जिसकी बेसिस पर आप इसको तीन तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, और लास्टली ये आपका स्क्वायर प्लेनर है, ये आपका सिंपल जैसा है वैसा का है। ओके, तो इसका मतलब क्या है, आप इन दो अपने शेप जो आपका AB4 टाइप का जो मॉलिक्यूल है, इसके लिए तो आपने जो शेप बनाए टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर, इनके लिए चार रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलते हैं। ओके, और इन चार रिप्रेजेंटेशन का ही आपने निकालना है पॉइंट ग्रुप। तो देखिए, पॉइंट ग्रुप क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है पॉइंट ग्रुप क्या करता है। पॉइंट ग्रुप में आप क्या करते हैं, आपको पता है आपके मॉलिक्यूल में क्या होता है, नंबर ऑफ सिमेट्री होती है। जनरली आप 5 सिमेट्री को पढ़ते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, रोटेशन रिफ्लेक्शन ऑफ सिमेट्री, और लास्ट होती है आपकी आइडेंटिटी। तो आपको क्या करना होता है, अपने मॉलिक्यूल में चेक करना होता है कि इनमें से कौन सी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, और अगर प्रेजेंट है, अगर मे बी देखो, मे बी एक प्रेजेंट हो सकती है, मे बी दो प्रेजेंट हो सकती है, मे बी तीन प्रेजेंट हो सकती है, कितनी भी प्रेजेंट हो सकती है। तो अगर ये प्रेजेंट है तो उनको कॉम्बो बनाना है, उनको मिक्स करके एक पॉइंट ग्रुप का नाम दिया जाता है। उसी पॉइंट ग्रुप की हेल्प से आपने क्या, वही पॉइंट, ये जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पर लिखे हैं, इनका पॉइंट ग्रुप क्या है। ओके, तो देखिए ना, पॉइंट ग्रुप जितना है मैं आपको सिंपल वे में समझाऊंगी, जैसे मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स पे कराते हुए आ रही हूँ, आपको मॉलिक्यूल के बेसिस पे पॉइंट ग्रुप समझा दूंगी। बट देखो, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ पाएगा, अगर नहीं पढ़ा होगा, वैसे तो पढ़ा ही होगा, बट नहीं पढ़ा है तो मैं फिर भी बोल दूं कि मैंने आपको ग्रुप थ्योरी के लेक्चर सेपरेटली दिए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। तो अभी हम सिंपल समझाने का ट्राई करूंगी मैं अपनी तरफ से जितना हो पाएगा। ओके, तो देखो, सबसे बड़ी बात, तो पहला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, देखिए ये थोड़ा ऐड हो गया यहाँ पर, ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये आपका किसका है, यहाँ पे जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये जो रिप्रेजेंटेशन है, इसी का स्ट्रक्चर है। आप इसके लिए पॉइंट ग्रुप निकाल रहे हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये आपका प्योर अमोनिया का स्ट्रक्चर, सॉरी, ये आपका मीथेन का स्ट्रक्चर है। ओके, तो देखो, मीथेन के केस में आप देखेंगे, आपको जो पॉइंट ग्रुप वो मिलेगा, वो होगा आपका TD। ओके, अब TD पॉइंट ग्रुप क्या होता है, बहुत बड़ा पॉइंट ग्रुप, मतलब हाईयर पॉइंट ग्रुप आप इसे कंसीडर करते हैं, क्योंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, जिसकी बात मैंने की, मैंने आपको बोला 5 टाइप की आपकी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होती है, बट जरूरी नहीं है कि पांचों की पांचों एक ही बार रहे, मतलब आप ऐसा तो नहीं है कि आपके पास सिग्मा वी प्लेन है तो एक ही सिग्मा वी होगा, मे बी 10 सिग्मा वी प्लेन है तो आपकी देखो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री 10 वैसे ही बढ़गी। तो आपके क्या है, ये TD के अंदर आपको टोटल नंबर ऑफ जो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री मिलती है, वो होती है आपकी 13। ओके, जिसमें से क्या होती है, एक तो आपकी खुद ब खुद आइडेंटिटी होती है, उसके साथ साथ क्या है, आपको यहाँ पर को एक्सिस ऑफ रोटेशन मिलेगा, जहां से आप इसे रोटेट कराएंगे, और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन को आप बोलेंगे C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिससे आप जितना मतलब C2 भी आपको एक नहीं मिलेगा, आप यहाँ पर को C2 मिलेगा आपको 3। ओके, तो यहाँ पर को 3 C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन आपको देखने को मिलेंगे। 6 सिग्मा वी मिलेंगे, ये है आपके सिग्मा वी। सिग्मा वी यहाँ से आपको प्लेन को काटेंगे, जिनका नंबर होगा 6, यानी कि 6 सिग्मा वी भी आपको मिलेंगे।
साथ ही साथ आपको S4 भी मिलेगा, यानी कि जिसे आप बोलते हैं इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी कि यहाँ पर S4 एक्सिस भी आपको मिलेगी जिनका नंबर होगा 3, यानी कि 3 आपको S4 एक्सिस भी मिलेंगी। इन सारी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री को जब आप ऐड करेंगे तो आपको ओवरऑल 13 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री मिलेंगी, जिसकी वजह से आपने इसका पॉइंट ग्रुप TD कंसीडर किया। ओके, तो बहुत कंफ्यूजिंग है क्योंकि ये बहुत बड़ा हायर पॉइंट ग्रुप कंसीडर किया जाता है ये मीथेन के पॉइंट ग्रुप को, जिसे आप बोलते हैं TD। तो आप जिस इतना ध्यान में रखिएगा, मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि सारे पॉइंट ग्रुप आप खोल नहीं पाएंगे, देन इतना काम कर लीजिएगा कि पॉइंट ग्रुप को माइंड पे तो रख ही सकते हैं कि आपका जो मिथेन है इसका पॉइंट ग्रुप क्या है, TD। ओके, अगला जो आपका कंपाउंड है, जो आपका रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें बोल रहा है एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, इस केस में जो आपको पॉइंट ग्रुप मिलेगा वो मिलेगा C3V। C3V क्या बोलता है, ये तो आपका सिंपल है। C3V ये बोलता है कि अगर आप मॉलिक्यूल के सेंटर से एक लाइन को ड्रॉ करेंगे, लाइन को क्या एक एक्सिस को पास कराएंगे, तो इस एक्सिस के थ्रू ये मॉलिक्यूल पूरा रोटेट हो सकता है। वो भी रोटेट किस एंगल से होगा, आपको कैसे पता चलता है, नंबर ऑफ कॉर्नर्स देखेंगे तो आप यहाँ पर को देखेंगे आपको 3 कॉर्नर्स मिलेंगे, तो आपको n की वैल्यू क्या मिल जाएगी 3। ओके, तो यहाँ पर को जो आपका रोटेशन होगा वो कौन सी एक्सिस से होगा, CN। ओके, अगर आपको n की वैल्यू मिल गई 3 तो आप इसे बोलेंगे C3, यानी कि यहाँ पर को जो रोटेशन होगा वो C3 एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। ओके, तो C3 मिल गया। साथ ही साथ इसने बोला है V क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर को वर्टिकल प्लेन भी होगा, यानी कि आप इस प्लेन, ये जो आपकी ये है ना प्लेन है, ये जो आपकी जो बॉन्ड है, इनको आप क्या कर सकते हैं, प्लेन के थ्रू काट भी सकते हैं, यानी कि आप इसे कट करेंगे तो आपको इक्वल हाफ्स मिलेंगे। तो यहाँ प्लेन कितने होंगे उसकी मैंने आपको ट्रिक बताई थी, क्या होता है, जितने नंबर के आपके n होते हैं उतने नंबर के आपके प्लेन मिलते हैं। तो ये आपका V लिखा है, V मतलब आपके पास सिग्मा V है। सिग्मा V कितने, जितने नंबर के आपके n है, तो n आपके 3 है, तो सिग्मा V भी आपके कितने होंगे 3, यानी कि आपके मॉलिक्यूल में आपके क्या है, C3 एक्सिस भी है, C3 एक्सिस भी 3 होगी और सिग्मा V भी कितने होंगे 3, और इनके साथ साथ एक एडिशनल आइडेंटिटी तो आपकी असिमेट्रिक सिमेट्रिक दोनों जगह प्रेजेंट होती है, तो इसका पॉइंट ग्रुप हो गया C3V। ओके, सिमिलरली इसका होगा C2V क्यों, क्योंकि इस केस में क्या है, आपको नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने मिलेंगे 2, और यहाँ पर जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा वो होगा C2, और मैंने बोला जितने नंबर के n उतने नंबर के सिग्मा V, तो सिग्मा V भी आपके कितने होंगे 2, यानी कि यहाँ से 2 वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री को आप काट सकते हैं। तो अभी मैं आपको सारे काट के सारा रोटेशन करा के नहीं दिखा रही, अभी जस्ट इतना समझ लीजिए, क्योंकि देखो आपने अगर इसे अच्छे से पढ़ना है तो आपको ग्रुप थ्योरी पढ़नी होगी। ओके, तो यहाँ पे जो एक्सिस ऑफ मतलब जो पॉइंट ग्रुप निकला वो मिला C2V, और लास्टली आपका D2D का मतलब क्या होता है, D2D का मतलब ये है कि इस मॉलिक्यूल में आपको क्या है, C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन मिलेगा। C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ साथ क्या है, आपको 2 C2 एक्सिस भी मिलेंगे जो इसके इसके क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, यानी कि ये क्या होंगे, इसके परपेंडिकुलर, यानी कि इसमें आपको C2 एक्सिस तो मिलेगा। C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ साथ आपको 2 C2 एक्सिस और मिलेंगे जो C2 एक्सिस इसके परपेंडिकुलर होंगे। ओके, उसके साथ साथ यहाँ पर आपको एक डाइहेड्रल प्लेन भी मिलेगा। ओके, तो ये चीज आप माइंड पर रखिएगा कि इसका जो पॉइंट ग्रुप होगा उससे आप D2D बोलेंगे। ओके, तो आपने ऐसे पॉइंट ग्रुप को सिंपली बता देना है, पॉइंट ग्रुप पे कंफ्यूज मत होइएगा, सिंपल सी बात है, इतना तो आप माइंड पर रख ही सकते हैं ना, किसका पॉइंट ग्रुप क्या है, तो इसे रख लीजिएगा। अगर और अच्छे से पढ़ना है तो प्लीज आप ग्रुप थ्योरी देखिए, आपको डेफिनेटली सारी चीजें वहां पक्का क्लियर होंगी। ओके, इतनी चीज क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम हमारे मेन काम पे आते हैं, जो हमारा मेन वर्क है वो है आपका नंबर ऑफ वाइब्रेशन चेक करना। नंबर ऑफ वाइब्रेशन चेक कर लिया तो टोटल नंबर निकालना, टोटल नंबर निकाल लिया तो टोटल नंबर में से आप कैसे बताएंगे कि आपके कौन से वाइब्रेशन है, यानी कि स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन या फिर बेंडिंग वाइब्रेशन है। अगर ये भी निकालिए देन आप इनकी फ्रीक्वेंसी को बता देना कि कौन सी फ्रीक्वेंसी में ये एक्सेस कर रहे हैं। ओके, अब हम लोग ये सारी चीजें ना एक एक एग्जांपल लेके चलते हैं। तो देखो हमने 2 टाइप के शेप देखे थे, एक हमने शेप दिखा था टेट्राहेड्रल का, एक हमने देखा था स्क्वायर प्लेनर का। तो हम एक टेट्राहेड्रल का एग्जांपल लेते हैं, एक हम लोग स्क्वायर प्लेनर का। तो टेट्राहेड्रल में आपका क्या हो जाता है, मीथेन हो जाता है। स्क्वायर प्लेनर में मैंने क्या बोला, CH2Cl2 आपका किसके अंदर आएगा, स्क्वायर प्लेनर के अंदर। ओके, तो देखिए स्ट्रक्चर हम लोग बना के इनका सारी चीजें देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे देखिए, ओके एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पे ओके, तो देखिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने सबसे पहले क्या बोला, आपको कैसे पता चलेगा टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन का, तो बहुत सिंपल सी बात है, आप फॉर्मूला वगैरह आपको बहुत जगह मिलेंगी, फॉर्मूला स्किप कीजिए, मैं आपको इसे और सिंपल वे में बताती हूँ। देखिए जो आपके टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन होता है, देखो आप इसे निकालते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की हेल्प से। ओके, और डिग्री ऑफ फ्रीडम ये बोलती है कि जो आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है ना, ये इक्वल होती है आपकी 3n के, जिसमें यहाँ पर जो n लिखा हुआ है ये होता है आपका नंबर ऑफ एटम, जो आपका मॉलिक्यूल आप ले रहे हैं उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं। ओके, अब देखो यहाँ पर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसका मतलब क्या है, देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम ये बताती है कि आपके मॉलिक्यूल में कौन कौन सी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, कौन कौन से टाइप की डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो जनरली मॉलिक्यूल में आपको 3 टाइप की डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलेगा,
एक होगा ट्रांसलेशन, एक होगा रोटेशन, एक होगा वाइब्रेशन। यानी कि ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम DOF आपने लिखा है, ये किसके इक्वल है? ट्रांसलेशन प्लस वाइब्रेशन प्लस रोटेशन इज इक्वल टू 3 है। इतनी चीज क्लियर है। अब आप देखो, अगर आप कोई भी मॉलिक्यूल लेंगे, उसमें आपको ट्रांसलेशन और रोटेशन की वैल्यू गिवन होगी, बस आपको वाइब्रेशन की वैल्यू नहीं गिवन होगी। और यहां से आप इसकी अगर वैल्यू x रखेंगे तो आपको इसकी x की वैल्यू निकल जाएगी, क्योंकि और सारी वैल्यू तो आपके पास है। तो देखो, हमेशा क्या होता है, आप चाहे क्या लीनियर मॉलिक्यूल है, बेंट मॉलिक्यूल है, कोई भी पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल है, उसके लिए ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 के इक्वल यानी कि 3 के इक्वल होता है। अब 3 के इक्वल क्यों होता है? क्योंकि देखिए, ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको क्या बताता है? ये बताता है कि आपका मॉलिक्यूल जो है वो कितने डायरेक्शन में मोशन पे आ सकता है। और आपको पता है, जब आपके पास तीन ही कोऑर्डिनेट तो होती है, XYZ, तो अगर 3 डायरेक्शन है तो ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कितना होगा? 3। और रोटेशन क्या बताती है? रोटेशन ये बताती है कि आपका जो गिवन मॉलिक्यूल है वो कितने अलग अलग वे में रोटेट कर सकता है। और कभी भी पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल, वो भी अगर आपका क्या होगा? लीनियर होगा, तो उस केस में मतलब पॉलीएटमिक, जैसे AB2 है हमारे पास, ओके, AB2 आपका पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल है क्योंकि ये 3 एटम से बना है, बट ये लीनियर भी हो सकता है। तो लीनियर के केस पे, लीनियर पॉलीएटमिक के केस में आपका रोटेशन नंबर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो हमेशा 3 के इक्वल होता है। लेकिन लीनियर के अलावा कोई भी आपके पास क्या हो, पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल है, उसके लिए रोटेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा 3 के इक्वल होता है। यानी कि लीनियर के केस में 2 और बाकी के केस में रोटेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 3 होता है। ओके, तो ये चीज पता है, ये मैं आपको सारे लेक्चर्स में बता रही हूँ, और इसके लिए मैंने सेपरेट लेक्चर भी बनाया हुआ था, वहां भी मैंने ये चीजें एक्सप्लेन की थी। ओके, अब आपको देखिए, यहाँ पर आपको ये दोनों वैल्यू पता है, यानी कि इसकी वैल्यू आपकी 3, इसकी वैल्यू आपने रख दिया x, और इसकी वैल्यू, अब ये प्लस ही तो होंगे ना, इनका सम जो है उसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। और r की वैल्यू, रोटेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू है 3 इज इक्वल टू 3n, यानी कि n की वैल्यू क्या है? नंबर ऑफ एटम। आप देखिए, मीथेन में आपके कितने एटम है? आपके यहाँ 5 एटम, 4 हाइड्रोजन 1 कार्बन, तो 5 एटम ये हो गए। अब आप यहाँ पर निकालिए, ये हो गया 3 प्लस, सॉरी, ये हो गया आपका 6 प्लस एक्स, ये हो गया आपका 6 प्लस एक्स, ओके, इज इक्वल टू 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 15। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 15 माइनस 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9। तो आपका जो टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन जो आपके मीथेन मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन मीथेन कितने होते हैं? 9। अब आपने चेक करना है, इन 9 वाइब्रेशन में से आपके स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन कितने होंगे, बेंडिंग वाइब्रेशन, क्योंकि आपको पता है वाइब्रेशन के भी तो अलग अलग मोड होते हैं। इस पर भी मैंने आपको सेपरेट लेक्चर बताया था। वाइब्रेशन भी अलग अलग मोड से होती है, मे बी वो आपकी स्ट्रेचिंग के वे से हो, मे बी आपकी बेंडिंग वाइब्रेशन हो। ओके, तो अब आपको पता कैसे चलेगा स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन कितने, बेंडिंग वाइब्रेशन कितने? तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको मैंने बोला है, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन जो होती है वो हमेशा किसके इक्वल होती है? n-1 के। और जो आपका बेंडिंग वाइब्रेशन होती है वो आपके किसके इक्वल होती है? टोटल वाइब्रेशन, यानी कि टोटल वाइब्रेशन आपका जितना मिला, उसमें से आप अगर आप स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन को माइनस कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपका बेंडिंग वाइब्रेशन मिलेगा। तो पहले आप स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन को कैलकुलेट करो। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन मतलब n-1, तो टोटल नंबर ऑफ n कितने आपके? 5। तो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन कितना होगा? 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4, यानी कि टोटल वाइब्रेशन है आपके 9, जिसमें से 4 तो आपके होंगे स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। अब स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, असिमेट्रिक, सिमेट्रिक, कुछ भी हो सकते हैं। बस इतना ध्यान रखो, 4 आपके स्ट्रेचिंग होंगे, बचे हुए कितने बच गए आपके? 5। ये 5 आपके क्या होंगे? बेंडिंग वाइब्रेशन होंगे। इतनी चीज क्लियर है? तो बहुत सिंपल सी बात है। तो अब आपने क्या है, इनको रिप्रेजेंट करके भी दिखाना है। तो देखिए, मीथेन के केस में आपको टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन मिलते हैं 9। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ 9 वाइब्रेशन दिखा है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, तो टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन दिखा है 9, जिसमें से आपको 4 मिलेंगे आपके कौन से? स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, और बचे हुए 5 होंगे आपकी बेंडिंग वाइब्रेशन। तो देखिए, जो पहला वाइब्रेशन है ये आपका स्ट्रेचिंग है, दूसरा भी आपका स्ट्रेचिंग है, तीसरा भी आपका स्ट्रेचिंग है, और यहाँ है आपका ये वाला जो वाइब्रेशन है ये भी आपका स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। तो देखिए, आपको 4 स्ट्रेचिंग मिले, बचे हुए ये 1 2 3 4 5, ये वाइब्रेशन आपकी कौन से वाइब्रेशन है? बेंडिंग वाइब्रेशन। तो आपने ये सारी चीजें क्लियर कर दी। ओके, तो जिनके आगे बी लिखा है ये बेंडिंग वाइब्रेशन है, जिनके आगे एस लिखा है वो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है। ओके, अब आपको पता है स्ट्रेचिंग में भी तो टाइप्स होते हैं, स्ट्रेचिंग 2 टाइप की होती है, सिमेट्रिकल, असिमेट्रिकल। तो आप देखेंगे यहाँ पर को एक सिमेट्रिकल होती है, और बची हुई जितनी भी 3 है ये होती है असिमेट्रिकल। इसका मतलब क्या है आपको पता है ना? ये सारी चीजें देखो, मैं आपको लास्ट के, जब मैंने 3 लेक्चर से तीसरा लेक्चर चल रहा है हमारा सेम टॉपिक पे, तो मैं वही चीज आपको रिपीट करते हुए ले जा रही हूँ कि स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन क्या होती है? ऐसी वाइब्रेशन जो आपकी बॉन्ड लेंथ के अलोंग होती है। ओके, और आपकी बेंडिंग वाइब्रेशन क्या होती है? ऐसी वाइब्रेशन जो आपकी बॉन्ड एंगल के अलोंग होती है। और स्ट्रेचिंग में भी हमने 2 पढ़े, एक होता है सिमेट्रिक और एक होता है असिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक वाइब्रेशन ये बोलती है
कि अगर आपका स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन एक ही डायरेक्शन में सिमेट्रिकल हो रहा हो तो आप इसे बोलेंगे सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, अगर असिमेट्रिक हो रहा होगा तो आप बोलेंगे असिमेट्रिक सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। देखो मैं इसमें स्ट्रेचिंग कराती हूँ। ओके, तो मैंने बोला कि ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला AB वाला बॉन्ड ऊपर की ओर स्ट्रेच हो रहा है, ये BA वाला भी बॉन्ड ऊपर की ओर हो रहा है, ये भी AB ऊपर की हो रहा है, ये भी AB ऊपर को हो रहा है। इट मीन ये आपके स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन तो है, लेकिन ये जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है वो कौन सा है? सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। देखो आपको चीजें क्लियर हो तो रही है ना, मैंने आपको तभी मोड्स ऑफ वाइब्रेशन वगैरह ये सारी चीजें पहले ही पढ़ा दी ताकि अभी आपको चीजें क्लियर हो। तो क्योंकि देखो इतनी चीजें हमने कवर करनी है तो मैं एक एक चीज को खोल के एक्सप्लेन करूंगी तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा ना, तो जिसने पढ़ा हुआ है उसके लिए भी बहुत मतलब उसको वो बेचारा परेशान हो जाएगा। तो आप एक काम कीजिए, अगर आपको नहीं समझ पा रहा तो आप मोड ऑफ वाइब्रेशन देख सकते हैं, कहीं से भी आप पढ़ लीजिए बट समझ लीजिए। ओके, तो मैंने भी आपके लिए लेक्चर्स बनाया मोड ऑफ वाइब्रेशन पे, आप देख सकते हैं, देन आप इसको समझिए। ओके, तो अब यहाँ पर को क्या होगा, ये हो गया स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। ओके, अगला है आपका असिमेट्रिक। देखो इसके लिए जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो भी यहाँ पर लिखा है, फ्रीक्वेंसी है आपका 3215 पर सेंटीमीटर, सारी वैल्यू आपने पर सेंटीमीटर में लेनी है। ओके, दूसरी दूसरी भी आपकी क्या स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है, वो भी कौन सी है? असिमेट्रिक है। असिमेट्रिक के केस पे क्या होगा, सपोज आपने A टू B स्ट्रेचिंग ऊपर को की, लेकिन ये वाली जो A से, ये देखो A से B वाली ऊपर को की और ये वाली A से B आपने नीचे को कर दी, तीनों। इट मींस क्या होगा, ये आपकी स्ट्रेचिंग तो हो रही है बट ये वाली जो स्ट्रेचिंग है वो असिमेट्रिक है। इसके लिए जो आपकी रेंज होगी वो आपकी होगी 3104। ओके, तो ये होगी 3104 पर सेंटीमीटर। ओके, इतनी चीज क्लियर है। दूसरी स्ट्रेचिंग वाइब, दूसरा भी क्या आपका स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है, लेकिन ये भी असिमेट्रिक है। इसमें आप क्या करेंगे, देखो आपको ये देखो इन दोनों की अगर आप फ्रीक्वेंसी देखेंगे ये एग्जैक्ट इक्वल है। ओके, ये दोनों क्या है, एग्जैक्ट इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ जो आपने किया है इसी का उल्टा आपने यहाँ करना है। मतलब यहाँ आपने ये वाला स्ट्रेचिंग ऊपर को दिखाओ, यहाँ आप इसे नीचे दिखा दीजिए, यहाँ आप इसे नीचे दिखा रहे हैं तो यहाँ आप इसे ऊपर दिखा दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला जो वाइब्रेशन है ये भी आपका क्या है, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है। उसके साथ साथ असिमेट्रिक भी है क्योंकि जो आपकी स्ट्रेचिंग हो रही है वो अलग अलग डायरेक्शन में हो रही है, और इसकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है, 3104 पर सेंटीमीटर। और ये दोनों एग्जैक्ट इक्वल है। क्यों है, क्योंकि देख सकते हैं आप ये दोनों में क्या हो रहा है, उल्टी चीजें हो रही है। मतलब यहाँ आप ऊपर कर रहे थे तो यहाँ आपने नीचे किया, यहाँ हम नीचे कर रहे थे तो यहाँ आपने इक्वल किया, ऊपर किया, तो ये दोनों क्या होगा, इक्वल आएंगे। और इन दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है, कंबाइन करके एज अ फर्मी रेजोनेंस एक साथ ही सिंगल पीक में शो हो सकती है। ओके, इतनी चीज क्लियर है। एक और आपकी वाइब्रेशन, एक और आपकी स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है, वो है आपकी ये भी आपकी असिमेट्रिक है। इसमें क्या होगा, अगर ये आप ऊपर कर रहे हैं इसे आप नीचे कर देंगे, इसे अगेन ऊपर कर देंगे, इसे आप अगेन नीचे कर देंगे, तो ये भी आपकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन हुआ, बट कौन सा हुआ, असिमेट्रिक हुआ, क्योंकि ये सारी स्ट्रेचिंग अलग अलग डायरेक्शन में हो रही है। आपने इसे ऊपर को स्ट्रेच किया, इसे यहाँ को स्ट्रेच कर दिया, इसे अगेन ऊपर को कर दिया, इसे नीचे को कर दिया, इसका मतलब स्ट्रेचिंग तो हुई बट अलग अलग डायरेक्शन में। ओके, अब इसके लिए जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है वो होती है 1380 पर सेंटीमीटर। ओके, तो ये होगी आपकी स्ट्रेचिंग। अब बची हुई 5 जो है वो आपकी बेंडिंग है, जिसमें से आपको यहाँ देख सकते हैं ये आपका बेंडिंग है। बेंडिंग में भी कौन सी बेंडिंग आपको क्या है, बॉन्ड एंगल को अफेक्ट करती है। पहली है आपकी सीजरिंग, बी लिखा है, बी मतलब बेंडिंग। इसका है, ये है आपकी सीजरिंग। सीजरिंग क्या बोलती है, सीजर जैसा काम करती है ना। सीजर क्या करती है, दो ऐसा ऐसी कुछ होती है ना आपकी सीजर, ये सीजर क्या करती है, ये ऐसे पास आती है ना, तो वही चीज आपने यहाँ भी करना है कि इन दोनों एटम्स को क्या है, एक दूसरे के जब ये दोनों पास आने लगेंगे, ये दोनों एक दूसरे के पास आने लगेंगे तो ऑब्वियस सी बात है बॉन्ड एंगल तो अफेक्ट होगा। इसे बोलते हैं सीजरिंग, और इस टाइप की वाइब्रेशन को बोलते हैं बेंडिंग वाइब्रेशन, जो कि एक टाइप की सीजरिंग बेंडिंग वाइब्रेशन है। इसके लिए वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी आपकी 3104 पर सेंटीमीटर। ओके, दूसरी आपकी वैगिंग। वैगिंग क्या बोलती है, वैगिंग ये बोलती है एक ही डायरेक्शन में सब घूमने लगता है, ये यहाँ को जा रहा है तो ये भी इसके पीछे चल दिया, ये ऊपर को चल दिया, ये इसके नीचे चल गया। इससे भी क्या होगा, आपका बॉन्ड एंगल तो अफेक्ट होगा, लेकिन इस टाइप की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी को आप बोलेंगे बेंडिंग वाइब्रेशन। और सॉरी, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी नहीं बोलना चाहिए, इस टाइप की वाइब्रेशन को आप बोलेंगे बेंडिंग वाइब्रेशन। और इसके लिए जो टर्म यूज किया जाता है इसे आप बोलते हैं वैगिंग, इसे बोलते हैं वैगिंग बेंडिंग वाइब्रेशन। ओके, और इसके लिए, इस पर्टिकुलर केस के लिए जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है वो आपकी है 1412 पर सेंटीमीटर। इतनी चीज क्लियर है। अगली ये भी आपकी बेंडिंग वाइब्रेशन है, समझ रहे, ये भी आपका वैगिंग। देखिए एग्जैक्ट ऊपर ऊपर वाले की जैसी है। ओके, बट आपने क्या करना है, यहाँ एग्जैक्ट उल्टा काम करना है। जैसे आपने क्या सबको यहाँ को और जा रहे थे, यानी कि ये क्या है आपकी एंटी क्लॉकवाइज, अब आपने क्या करना है क्लॉकवाइज, यानी कि इसे ऊपर को भेजो,
ये आपका यहाँ को शिफ्ट, ये आपका यहाँ को शिफ्ट, ये आपको यहाँ को शिफ्ट। इसकी वजह से क्या होगा, देखो ये वैगिंग ही हुई बट ये एग्जैक्ट इसकी उल्टी हुई, तो इनके लिए एक सेम पीक आई, सेम वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी आई जो है आपकी 1412 पर सेंटीमीटर। तो ये दोनों भी क्या एक कंबाइंड पीक दे सकते हैं। ओके, अगली आपकी दो बची, ये आपकी है सीजरिंग, ऐसी लिखा है मतलब ये क्या है, सीजरिंग है। इसमें आपको क्या होगा, जैसे सीजर करता है एक दूसरे के पास आता है वैसे ही करना है, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया। इसके लिए वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 1380 पर सेंटीमीटर। और ये लास्ट बचा, ये भी आपका बेंडिंग वाइब्रेशन है जिसे आप बोलते हैं ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग क्या करता है आपका, ये ऐसे कर देता है, वैगिंग करता है ना वैसे ही करता है आपका ट्विस्टिंग। ओके, ये क्या है, सॉरी इसको ऐसा नहीं दिखाना चाहिए, ये भी आपका यहाँ को घूमेगा, ठीक है। ये ऐसे मैंने आपको मोड ऑफ वाइब्रेशन में सारी चीजें बताई है। तो ये हो गया ट्विस्टिंग, जिसके लिए वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1380 पर सेंटीमीटर। ओके, तो देखिए अगर यहाँ पे कोई भी ना ये ट्विस्टिंग वगैरह में कोई गलती हुई होगी तो इसे स्किप, मतलब इसे स्किप क्या कर लीजिए, आप इसे चेक कर लीजिएगा, मैंने मोड ऑफ वाइब्रेशन पे बताया हुआ था, अभी मेरे माइंड से निकल गया। ओके, तो इतनी चीज क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब लास्ट वाला हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, वो हम किसके लिए लेंगे, AB4 टाइप मॉलिक्यूल बट स्क्वायर प्लेनर। ओके, इसका एग्जांपल है आपका CH2 Cl2। इसके केस में हम देखेंगे तो सबसे पहले हमने क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन को हम चेक करेंगे। अगर टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन पता चल गया देन हम लोग स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन कितने, बेंडिंग वाइब्रेशन कितने वो चेक करेंगे। अगर पता चल गया वो भी देन हम उसकी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। ओके, तो मैंने क्या करना बोला था, आप सिंपली एक काम करो, आप लिखो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 3n। तो आपने लिख भी दिया कि डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू कितना होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू होता है 3n। तो आपको पता है डिग्री ऑफ फ्रीडम किसके इक्वल होता है, ट्रांसलेशन रोटेशन वाइब्रेशन। मैंने बोला ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम किसके इक्वल होता है 3, रोटेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम किसके इक्वल होता है 3, और वाइब्रेशन आपने कैलकुलेट करना है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 + 3 + x इज इक्वल टू 3 आ गया। यहाँ पर n मतलब नंबर ऑफ एटम, यहाँ देखिए नंबर ऑफ एटम कितने हैं 5, तो यहाँ लिख देंगे इंटू 5। ओके, अब यहाँ पर देखो 3 + 3 इज इक्वल टू कितना हो गया 6 + x इज इक्वल टू 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है कितना हो जाएगा 15। ओके, अब क्या होगा x इज इक्वल टू क्या होगा 15 - 6, ये यहाँ पर प्लस में है तो यहाँ माइनस में जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 9। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, आपको वही चीज जो आपको ऊपर मिली थी, आपको टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितने मिल गए 9। ओके, अब टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन अगर 9 है तो वाइब्रेशन भी क्या होंगे इसमें अलग अलग होंगे, कुछ आपके स्ट्रेचिंग होंगे कुछ आपके बेंडिंग। तो कैसे निकालना बोला, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन जो होता है वो n-1 के इक्वल होता है, बेंडिंग वाइब्रेशन जो आपके टोटल वाइब्रेशन होते हैं इसमें से आपने स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन को माइनस करना होता है। ओके, तो देखिए आपके क्या है, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन कैसा होगा, n कितना है आपका 5, 5 - 1 इज इक्वल टू 4, यानी कि टोटल वाइब्रेशन है 9, जिसमें से 4 है आपकी स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, बचे हुए कितने बच गए आपके 5, तो 5 बन जाएंगे आपके बेंडिंग वाइब्रेशन। तो सिंपल सी बात निकली, टोटल वाइब्रेशन इज 9, जिसमें से 4 आपके स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, 5 आपके बेंडिंग वाइब्रेशन। अब आप इसे सिंपली रिप्रेजेंट कर दो, वही चीज है आप देखेंगे जैसे हमने ऊपर केस में किया, आपको 4 स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन मिल रहा है, 1 2 तीसरा और ये हो गया आपका चौथा। ओके, और इनकी चारों की फ्रीक्वेंसी मैंने लिखी है, आप समझ गए ना। ये मैं बार बार आपको बता रही हूँ, सिमेट्री में क्या होगा, स्ट्रेचिंग होगी बस सिमेट्रिकली होगी, और इसके लिए जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी वो 30 पर सेंटीमीटर। ये है आपकी असिमेट्रिक, इसमें स्ट्रेचिंग तो होगी बट क्या होगी असिमेट्रिक होगी, अलग अलग डायरेक्शन में। ओके, तो इस केस में जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी बनेगी वो होगी 30 पर सेंटीमीटर। अगली है आपकी असिमेट्रिक, इसमें क्या होगा, इसमें अगर आपने ऊपर किया इसे आप नीचे करेंगे, इसे आप ऊपर करेंगे, इसे आप नीचे करेंगे, तो ये भी बन गई स्ट्रेचिंग बट ये असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। ओके, और इसके लिए जो फ्रीक्वेंसी रेंज होगी वो होगी 8704। ओके, ये होगी 8704 पर सेंटीमीटर। और लास्ट है आपकी ये भी आपकी क्या होगी सिमेट्रिक, मतलब ये भी आपकी क्या होगी स्ट्रेचिंग होगी, जो आपकी क्या होगी असिमेट्रिक। इसमें भी क्या होगा एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर, देखो यहाँ हमने ये किया था, यहाँ हम इसका उल्टा कर लेते हैं, इसे हम क्या कर लेते हैं नीचे, इसे कर लेते हैं ऊपर, इसे कर लेते हैं नीचे, इसे कर लेते हैं ऊपर। तो ये भी आपकी क्या है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, बट कौन सी है असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, जिसकी रेंज है 771 पर सेंटीमीटर। ओके, तो 4 आपकी स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी मिल गई, मे बी ये असिमेट्रिक हो सकती है, मे बी ये सिमेट्रिक हो सकती है। ओके, अब होगी रिमेनिंग आपकी कितनी बची 5, जो कि आपकी बेंडिंग वाइब्रेशन जिनको आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, इनमें से क्या है ये आपका सीजरिंग बता दी, जैसे सीजर कट करती है वैसे ही एक दूसरे के क्लोज आएंगे। वैगिंग में एक दूसरे के पीछे भागेंगे। अगला है ट्विस्टिंग में भी क्या है जैसा सीजर करती है वैसा ही करेंगे। ये भी है आपका सीजरिंग और ये है आपका रॉकिंग। ओके, अब आपने क्या करना है, देखो इनकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी आप देखेंगे, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, देखो इसकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी होती है 1327 पर सेंटीमीटर, इसकी होती है 1218 पर सेंटीमीटर, ट्विस्टिंग की होती है आपकी 1057 पर सेंटीमीटर,
सीजरिंग की होती है आपकी अगेन 331, ओके ये है 331 पर सेंटीमीटर, और लास्ट है आपकी रॉकिंग जिसके 863 पर सेंटीमीटर। तो आपको क्या है, अलग अलग वाइब्रेशन मोड मिल गए, उनके साथ साथ उनकी फ्रीक्वेंसी मिल गई। तो ये चीज माइंड पे रखिएगा, मैंने आपको एक एक करके यहाँ और चीजें एक्सप्लेन नहीं की क्योंकि मैं लास्ट के 3 लेक्चर से सेम ही चीज रिपीट कर रही हूँ। ओके, तो ये चीज आप समझ गए। तो ये आप वहां पर को इतना एक्सप्लेन कीजिएगा, बहुत अच्छी तरह से ये चीजें टीचर समझ जाएंगे, आप जस्ट इतना बता दीजिएगा। एक पर्टिकुलर दो आपने एग्जाम्पल लेने क्योंकि दो टाइप के शेप है तो दोनों एग्जाम्पल लेंगे, और दोनों एग्जाम्पल लिख दिए तो आपने उनका सिमिट्री, उनकी स्ट्रेचिंग, उनके साथ साथ उनकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को ऐड कर देना है। ओके, तो ये बन जाएगा आपका फाइनली, ये हो गया आपका शेप एंड सिमेट्री ऑफ AB4 टाइप के मॉलिक्यूल। इतनी चीज क्लियर है। तो हमारा ये टॉपिक पूरा क्लियर हो गया, शेप एंड सिमेट्री AB2, AB3 और AB4 टाइप के मॉलिक्यूल के लिए। होप आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल रहे। तो अभी हम लेक्चर को यहीं फिनिश करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।